लेक्चर रूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 की क्लास में हम प्रीवियस क्लास के कंटिन्यूएशन में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में लिया था उसके लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके साथ साथ सजेशन में भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तभी जाके आज के जो लेक्चर है या आज के जो कंटेंट है तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स टू व्हिच एड्रेनर्जिक ड्रग्स बाइंड। तो जनरली एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, हमने कल बताया था कि जो जनरली नॉरएपिनेफ्रिन जो प्रोटोटाइप ड्रग है एड्रेनर्जिक ड्रग्स में, उसके जैसा जो भी एक्शन मिमिक करता है, उसके जैसे एक्शन को कॉपी करता है, उसे बोला जाता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स लाइक सब्सटेंस जो जहाँ पे जिस रिसेप्टर या जिस ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन पे बाइंड होता है, दोज आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड को दो साइड से डिवाइड किया है क्योंकि दो टाइप के रिसेप्टर में क्लासिफाइड किया जाता है, वन इज अल्फा रिसेप्टर एंड वन सब टाइप इज बीटा रिसेप्टर। ठीक है, दोनों के दोनों टाइप ये ब्रैकेट में लिखा है GPCR, दैट मींस दे आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज ए क्लास ऑफ रिसेप्टर जहां पे जनरली 7 ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन होता है। आप बैचलर में हो तो डिटेल्स में आपको पता है, डिप्लोमा में है तो आप बाद में पढ़ेंगे इस G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक बहुत लार्ज फैमिली रिसेप्टर है जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में है और फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे रोल प्ले करता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्शन उस G प्रोटीन कपल रिसेप्टर रिलेटेड होता है। तो आइए जानते हैं कि अल्फा रिसेप्टर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, और इसे एड्रेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं, सिंपैथेटिक रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो वो क्या होता है, कहाँ पे लोकेशन है और क्या फंक्शन है, इसके साथ साथ ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सब टाइप, कौन सा सब टाइप है, नेक्स्ट लोकेशन, ये कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है और लोकेशन के बेस पे उस लोकेशन पे कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि नॉर्मल जो इसके एगोनिस्ट है, जो भी ड्रग्स एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बोला जाता है, वो क्या काम करेगा, क्योंकि वो सेम काम करेगा जो रिसेप्टर का काम है, और एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि उसके पूरा ऑपोजिट काम करेगा जो यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये लोकेशन और जो भी फंक्शन आपको अगर याद रहता है तो आप इसके बेसिस पे रिसेप्टर के बारे में बात कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, इसके बेस पे आप एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जितने भी ड्रग है वो कौन से लोकेशन पे काम करेगा और कौन सा फंक्शन वो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में प्ले करेगा। इतने सारा इंफॉर्मेशन आप आज के लेक्चर से आप ले सकते हो। और आज के लेक्चर आप लास्ट तक देखिए तो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक फंक्शन, एंटी एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक ड्रग्स के फंक्शन कहाँ किस किस डिजीज कंडीशन में यूज हो सकता है वो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर इज ए सब टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। दिस इज आल्सो GPCR, दैट इज G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर को दो सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है, वन इज अल्फा 1 एंड अनदर इज अल्फा 2। ठीक है, तो दो सब टाइप अल्फा के, अल्फा 1 अल्फा 2। इसके ब्रैकेट में देखिए लिखा है GQ, इसके ब्रैकेट में लिखा है GI। ये क्या है GQ और GI, जैसे हमने यहाँ पे बताया था GPCR, तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का भी सब टाइप है बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म, तो वो GQ, GI या GS टाइप का हो सकता है। जनरली GQ टाइप एक्साइटेटरी, आप इतना याद रखिए कि GQ जो टाइप होता है दैट इज एक्साइटेटरी, और GI जो होता है दैट I स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी, मतलब वो चीजों को स्लो डाउन करता है, और GQ चीजों को एक्साइटेशन करता है। जैसे सपोज स्मूथ मसल होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड वेसल होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कोई भी ब्लडर होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कोई भी मसल होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ये सारी चीजें बढ़ाता है और जो GI वो जनरली घटाता है। अब देखते हैं GQ, सबसे फर्स्ट लोकेशन दिस इज ब्लड वेसल। तो मैंने बताया था GQ क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्ट करता है, तो इसका क्या होगा एक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर किसी ब्लड वेसल में है तो वो क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर आपको वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए तो आप अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दोगे जो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। इसकी जो भी ब्लॉकर है अगर आप वो दोगे तो क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह पे उल्टा दैट इज वेसोडायलेशन। ठीक, तो नेक्स्ट
लोकेशन इज प्यूपिल, आपके आंखों में वहां पे क्या करता है माइट्रियसिस। ठीक है, माइट्रियसिस क्या होता है कि आपके जो भी प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा लाइट के ऊपर फेनोमेना, जैसे आप बहुत ज्यादा सनलाइट पे जाते हो तो आपके आंखों के प्यूपिल क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और क्या होता है कि जब आप थोड़े से कम लाइट में एरिया में जाते हो, जब उस अंधेरे में जाते हो, तो आपके आंखों के जो भी पिपल है वो डायलेट हो जाता है। क्यों डायलेट होता है? ताकि आप अच्छी तरह से देख पाओ। और कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होता है? ताकि आप सही से आपके रोशनी के अकॉर्डिंग आप आपके जो भी विजन है उसको कंट्रोल कर सको। तो वहां पे क्या होता है कि एक मसल होता है आइरिस मसल, तो उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है आइरिस मसल का, तभी जाके ये पिपल के साइज वो डायलेट होता है। ठीक है, वहां पे जो फाइबर्स होते हैं उसके कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे इसलिए जीक्यू कॉन्स्ट्रक्शन करता है, लेकिन इफेक्ट क्या है? दैट इज माइट्रियसिस। तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल एक्शन फंक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रक्शन करता है, पीपल में करता है माइट्रियसिस। तो यूरिनरी ब्लडर में क्या काम करता है? अगेंस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जीक्यू है। तो यूरिनरी ब्लडर का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? यूरिन के वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लडर अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा। तो यूरिन का आउटपुट बढ़ाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिवर में क्या करता है? लिवर में करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। तो आपके बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी होती है तब आपके बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन वो सबसे ज्यादा लिवर और स्केलेटल मसल में स्टोर रहता है, और वहां से क्या होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जहां से ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, और बनता है ग्लूकोज। तो उसी ग्लूकोज से आपके बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आएगा, साथ ही साथ आपके बॉडी में एटीपी जनरेट होगा, और आपके बॉडी के जो भी फंक्शंस वगैरह है, मसल फंक्शन, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लिवर में करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट ऑर्गन किडनी में रहता है, और किडनी में करता है दैट डिक्रीज द रेनिन रिलीज। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये कॉन्स्ट्रक्शन तो करता है ये, लेकिन डिक्रीज करता है रेनिन रिलीज। और रेनिन से बनता है एंजियोटेंसिन, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में ब्लड वेसल या ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक हार्ट रेट, बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर आप रेनिन एंजियो सिस्टम पढ़े हो तो आपको पता चलेगा रेनिन कितने ज्यादा आपके ब्लड प्रेशर या और भी डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था जी क्यू रिसेप्टर सबटाइप अल्फा 1। तो अल्फा 1 के बारे में। नेक्स्ट अल्फा 2, तो अल्फा 2 में दिस इज जीआई दैट इज इनहिबिटरी। तो यहाँ पे पहले कहाँ पे रहता है? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में दैट डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज। ठीक है, इंसुलिन पता है आपको बीटा सेल से रिलीज होता है, तो इंसुलिन रिलीज को कम करता है। साथ ही साथ आपको जहां पे भी मिलेगा इंसुलिन, वहां पे तुरंत साथ ही साथ ग्लूकागोन का बात आ जाता है। इंसुलिन का जो भी एक्शन होता है ग्लूकागोन का अगेंस्ट एक्शन होता है। तो इंसुलिन अगर रिलीज होगा तो ग्लूकागोन की रिलीज बढ़ेगा। इंसुलिन की रिलीज कम हो रहा है मतलब ग्लूकागोन के रिलीज बढ़ेगा। ठीक है, फिर प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, आपको बताया था कल की, जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन वहां से ही रिलीज होता है, लेकिन प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में एक अल्फा 2 रिसेप्टर होता है जो नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनर्जिक ड्रग को वापस से एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, और वहां से इनहिबिटरी से क्या होगा? फिर नॉरएपिनेफ्रिन का जो भी रिलीज है, और ये नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन वो आपके बॉडी में फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अल्फा 2 इन द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखिए अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में पता चला। तो अब बहुत महत्वपूर्ण रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर, बीटा सबटाइप रिसेप्टर। तो बीटा के ऊपर कहाँ लोकेशन है और क्या फंक्शन है वो जानते हैं। सबसे पहले बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये बहुत आसान है। ये तीनों के तीनों जीएस टाइप के रिसेप्टर है। ठीक है, जीपीसीआर तो है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लेकिन उसके बीच में भी ये तीनों जीएस टाइप के रिसेप्टर है जो एड्रेनल साइक्लेज के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो जीएस में सबसे पहला लोकेशन जो बीटा 1 दैट इज हार्ट में बीटा रिसेप्टर रहता है, आपको पता ही है। तो पता नहीं है तो ये पता कर लो, क्योंकि हार्ट में बीटा रिसेप्टर रहता है, उसके फंक्शन के बेसिस पे ही बहुत सारे ड्रग्स जो हार्ट में दिया जाता है वो इसके बेस पे ही दिया जाता है हार्ट। तो ये क्या करता है? जीएस। तो ये भी जनरली क्या होता है कि जीएस जीक्यू की तरह, क्यू की तरह जीएस में भी काम ये करता है कि हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज करता है, फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तो दैट इज कार्डियक आउटपुट। साथ ही साथ
कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट के जो मसल है मायोकार्डियम, ठीक है, तो उस कार्डियम में क्या होता है कि ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करता है और हार्ट बीट बढ़ता है आपका, ठीक है, तो ये काम करता है। अगर हार्ट को स्लो डाउन करना है तो इसका एंटागोनिस्ट दीजिए, तो एगोनिस्ट अगर देते हैं आप तो इसमें ये सारी चीजें इंक्रीज होगा, अगर एंटागोनिस्ट देते हैं तो ये सारी चीजें उल्टा होगा, दैट इज डिक्रीज होगा। फिर किडनी में रहता है, किडनी में ये करता है कि रेनिन सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और यहाँ पे रेनिन सिक्रेशन को कम करता है। यहाँ पे मैंने बताया था दैट डिक्रीज द रेनिन रिलीज और रेनिन सिक्रेशन, और बीटा 1 में क्या करता है कि रेनिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो ये अल्फा 1 और बीटा 1 में किडनी के ऊपर एक डिफरेंस आपको पता चल गया कि ये रेनिन सिक्रेशन को कम करता है और ये रेनिन सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। फिर बीटा 2 रिसेप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि बीटा 2 के एगोनिस्ट ड्रग से ही एस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है। कि एस्थमा में क्या होता है कि जनरल आपके जो ब्रोंकस एरिया है उसके जो भी एयर वे है वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको डायलेट करने के लिए हमें बीटा 2 एगोनिस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रोंकस में है, ब्रोंकस में क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन मतलब ब्रोंकस को डायलेट करेगा। डायलेट करने से क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजनेटेड एयर वो एंटर होना ज्यादा शुरू करेगा। फिर स्मूथ मसल में भी डायलेशन, ब्लड वेसल वहां पे भी डायलेशन, तो ये जनरली डायलेट करता है और जो भी बॉडी के फंक्शन है वो ब्लड वेसल स्मूथ मसल में वो जनरली डायलेट करके उसके फंक्शन को एनर्जाइज करता है। फिर जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये इंक्रीज करता है क्या, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल मोटिलिटी, मतलब आपके खाना बहुत जल्दी मोटाइल होगा गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक्ट में जो माउथ से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। फिर पैनक्रियास में इट इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन, यहाँ पे क्या था इट डिक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन, यहाँ पे इट इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन। अल्फा 1 के साथ बीटा 1 में एक डिफरेंस आपको पता चल गया था इन द रेनिन सिक्रेशन, और अल्फा 2 के साथ बीटा 2 में एक डिफरेंस आपको पता चला कि ये जनरली इंसुलिन सिक्रेशन को कम करता है और ये इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट बीटा 3 इज आल्सो जीएस टाइप, तो इसमें दो जगह पे रहता है, एडिपोस टिश्यू या फैट टिश्यू जिसे बोला जाता है और यूटेरस। एडिपोस टिश्यू में क्या करता है, इंक्रीज लाइपोलाइसिस दैट मींस लिपिड ब्रेकडाउन, तो आपके बॉडी में अगर लिपिड के अमाउंट ज्यादा है तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए आप यूज कर सकते हो बीटा 3 एगोनिस्ट, और बीटा 3 एगोनिस्ट एडिपोस टिश्यू पे जाके बाइंड होता है। ऐसा नहीं कि एडिपोस टिश्यू आपके पेट पे ही हो सकता है, किसी भी ऑर्गन के एरियाज में एडिपोस टिश्यू हो सकता है, तो अगर वहां पे है तो वो लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है एडिपोस टिश्यू में, तो वहां के जो साइटोसोल एरिया है, साइटोसोल एरिया में ये लाइपोलाइसिस रिलेटेड जो भी एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, तो इससे क्या होता है कि लिपिड की कंसंट्रेशन आपके बॉडी में कम हो सकता है, ठीक है। तो एडिपोस टिश्यू में दैट इंक्रीज द लाइपोलाइसिस एंड इन यूटेरस इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी जैसे हमने एक्टिविटी देखा, तो इसी एक्टिविटी के बेस पे कुछ ड्रग्स भी देख लेते हैं जो इस रिसेप्टर के ऊपर पर्टिकुलरली एगोनिस्ट या पर्टिकुलरली उसके एक्शन को मिमिक करता है, ठीक है। फर्स्ट अल्फा 1 में जो ड्रग्स बाइंड होता है और अल्फा 1 रिसेप्टर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन अगर बाइंड होगा तो ये सेम फंक्शन देगा, तो वो ड्रग्स भी बाइंड अगर होता है तो सेम फंक्शन देता है। तो वो कौन से ड्रग है, ऑक्सीमेटाजोलिन और ड्रग है फेनाइलएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है दैट इज द ड्रग और डायरेक्टली एगोनिस्ट, इसे क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन देख लेंगे। क्लासिफिकेशन में यही डायरेक्टली एगोनिस्ट, इनडायरेक्टली एगोनिस्ट और मिक्स्ड एगोनिस्ट, इस 3 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। तो डायरेक्ट एगोनिस्ट मतलब जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और रिसेप्टर के फंक्शन को एगोनाइज करता है। एगोनिस्ट मतलब सिनर्जिज्म इफेक्ट। तो ऑक्सीमेटाजोलिन फेनाइलएपिनेफ्रिन ये दो ड्रग है जो अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है और अल्फा 1 रिसेप्टर के जो भी फंक्शन है इस फंक्शन को ही ये बढ़ाता है। मतलब ऑक्सीमेटाजोलिन और फेनाइलएपिनेफ्रिन अगर बाइंड होगा अल्फा 1 रिसेप्टर पे इस लोकेशन पे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, माइग्रेसिस करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, रेनिन सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा। अगर आपको ऐसे कुछ फंक्शन चाहिए तो आप ये ड्रग यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अल्फा 2 एगोनिस्ट में एक ही ड्रग है
बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोनिडिन। तो क्लोनिडिन पैनक्रियास में क्या करता है, यही जो एक्शन दिखा रहा है इसी एक्शन को इंक्रीज करता है। और सिंपल जो भी नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को अगर फिर से कम करना हो तो आप क्लोनिडिन दो, तो नॉरएपिनेफ्रिन की जो भी रिलीज जितना ज्यादा बढ़ रहा है उससे कम हो जाएगा। सिंपल बीटा 1 एगोनिस्ट में है डोब्यूटामिन। तो डोब्यूटामिन ड्रग अगर आपको इस एक्टिविटी चाहिए, सपोज हार्ट रेट आपको बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, फिर रेनिन सिक्रेशन को बढ़ाना है, तो आप नॉरएपिनेफ्रिन भी दे सकते हो, तो उससे तो बढ़ेगा ही क्योंकि वो दैट इज एगोन नॉरएपिनेफ्रिन लाइक एक्शन। लेकिन उसके जगह पे डोब्यूटामिन ड्रग भी अगर देखते हो तो वो भी नॉरएपिनेफ्रिन लाइक एक्शन देगा, दैट मींस ये सारे फंक्शन आपके बॉडी में होगा। एंटागोनिस्ट में इसका ऑपोजिट होता है, एंटागोनिस्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में ये सारे एक्शन फंक्शन में जो भी ड्रग्स है वो एस्थमा में यूज होता है, ब्रोंको डायलेशन के टाइम पे, या स्मूथ मसल, ब्लड वेसल, ये सारे डायलेट करने के लिए ये बीटा 2 एगोनिस्ट सल्फेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, सल्ब्यूटामोल के जो भी एस्थमा में यूज करने लायक आपके जो भी स्प्रे आता है, ठीक है, जो वो सल्फेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल ये सब ड्रग होता है जिसके अंदर डाल के ही आप जनरली स्प्रे करते हो ताकि तुरंत डायलेट हो जाए और एस्थमा की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा राहत मिले, ठीक है। फिर बीटा 3 पार्ट से डायरेक्ट एगोनिस्ट नहीं है। तो ये था कुछ ड्रग्स जो आप एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में ये सारे एग्जांपल आते हैं। अगर पर्टिकुलरली रिसेप्टर बेस्ड आप पढ़ना चाहते हो तो रिसेप्टर के साथ वो एग्जांपल दिया गया है और उस ड्रग का क्या एक्शन होगा वो अगर ये आपके पास याद रह जाता है तो आप सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ नॉर्मल आप फिजियोलॉजिकल एक्शन बता सकते हो कि ये ड्रग का कौन सा फिजियोलॉजिकल एक्शन है और एगोनिस्ट का भी क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, एड्रेनालिन का क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है। इतने जो सारे लिखा गया है ये सारे एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन सबका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। इसके साथ साथ जो भी ड्रग लिखा गया है उस ड्रग का रेस्पेक्टिव फिजियोलॉजिकल एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी प्लीज प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रग्स के बारे में और पढ़ेंगे और जो इंडिविजुअल ड्रग्स आपके सिलेबस में दिया गया है उसी इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन।